नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक बी.आर. पाटिल ने अपने अलंद विधानसभा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर मतदाता धोखाधड़ी का मामला उठाया था। अब पाटिल इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने पर विचार कर रहे हैं। दरअसल जांच कर रही कर्नाटक सीआईडी को चुनाव आयोग से जरूरी तकनीकी डेटा नहीं मिल रहा है, इससे जांच अटक गई है। बी.आर. पाटिल ने रविवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की और कहा कि वो पार्टी नेतृत्व और कानूनी विशेषज्ञों से सलाह करके आगे का कदम तय करेंगे। इस मामले पर चुनाव आयोग नए सिरे से घिर रहा है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि चुनाव आयोग अड़ंगा क्यों लगा रहा है। कर्नाटक में मतदाता धोखाधड़ी के मामले पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर लिखा कि चुनाव आयोग पहले कुछ दस्तावेज दे चुका है, लेकिन अब महत्वपूर्ण जानकारियां रोक रहा है, जिससे वोट चोरी करने वालों को बचाया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया, क्या चुनाव आयोग अब बीजेपी का बैक ऑफिस बन गया है वोट चोरी करने के लिए। कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने भी आरोप लगाया कि चुनाव आयोग सबूत छुपा रहा है और ये संवैधानिक जिम्मेदारी के खिलाफ है। बता दें, ये मामला फोर्ज्ड फॉर्म्स का है। 2023 के चुनाव से पहले बी.आर. पाटिल ने शिकायत की थी कि फर्जी फॉर्म 7 जमा किए गए। कुल 6018 फॉर्म में से 5994 फर्जी पाए गए। इन फॉर्मों में वोटर्स के नाम हटाने की साजिश थी। एफआईआर दर्ज हुई और सीआईडी जांच कर रही है। सीआईडी को चुनाव आयोग से आईपी एड्रेसेस और टेक्निकल डेटा चाहिए, लेकिन अभी तक चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री पी. चिदम्बरम ने रविवार को बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में बीजेपी और एआईएडीएमके के गठबंधन से वोट चोरी का माहौल बन गया है। तिरुनेलवेली में कांग्रेस की रैली में हम वोट चोरी रोकेंगे, लोकतंत्र बचाएंगे को संबोधित करते हुए चिदम्बरम ने कहा कि गिनती में गड़बड़ी होती है, हारे हुए को विजयी घोषित किया जाता है, अल्पसंख्यक और दलितों को वोट डालने से रोका जाता है। राहुल गांधी ने जब वोट चोरी का मुद्दा उठाया तभी ये राष्ट्रीय चर्चा बना। चिदम्बरम ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के खुलासे के बाद भी जांच नहीं की। फर्जी मतदाता जोड़े जा रहे हैं, असली वोटर्स के नाम हटाए जा रहे हैं, एक ही पते पर 120 तक वोटर्स जोड़ दिए जा रहे हैं और फिर उनके नाम पर वोट डाले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा वोट चोरी का खेल बिहार, कर्नाटक और महाराष्ट्र में हुआ है, लेकिन तमिलनाडु और केरल में कांग्रेस और डीएमके गठबंधन मिलकर ऐसा होने नहीं देंगे। चिदम्बरम ने साफ कहा कि अगर सिर्फ डीएमके और एआईएडीएमके का मुकाबला होता तो गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं रहती, लेकिन एआईएडीएमके ने बीजेपी से हाथ मिलाया है, इसलिए अब संदेह पैदा हो गया है। उपराष्ट्रपति चुनाव से 2 दिन पहले सत्ता पक्ष एनडीए और विपक्षी इंडिया गठबंधन ने अपने सांसदों को वोटिंग प्रक्रिया सिखाने की तैयारी शुरू कर दी है। दिल्ली में रविवार से बीजेपी का 2 दिन का संसद कार्यशाला शुरू हुआ, जिसमें पीएम मोदी पूरे दिन मौजूद रहे। इस दौरान जीएसटी सुधारों पर प्रस्ताव भी पारित किया गया। प्रस्ताव में कहा गया कि जीएसटी ने आम नागरिक और छोटे कारोबारियों के लिए टैक्स व्यवस्था को आसान बनाया है। वहीं विपक्षी इंडिया गठबंधन सोमवार को सांसदों के लिए मॉक पोलिंग का अभ्यास कराएगा। इधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाढ़ प्रभावित इलाकों को देखते हुए विपक्षी सांसदों के लिए प्रस्तावित डिनर रद्द कर दिया है। हालांकि उन्होंने कहा कि मॉक पोल डेमोन्स्ट्रेशन संसद के सेंट्रल हॉल में होगा। बिहार में वोटर लिस्ट की विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया यानी एसआईआर को लेकर विपक्ष आक्रामक हो गया है। विपक्ष का कहना है कि अगर सिर्फ 1% वोटर लिस्ट से हटाए गए तो करीब 7.9 लाख वोटर्स प्रभावित होंगे। इसका सीधा असर लगभग 35 सीटों पर पड़ सकता है, जहां 2020 विधानसभा चुनाव में जीत का अंतर बहुत मामूली था। 2020 चुनाव में 35 सीटों पर जीत का अंतर 3000 वोट से भी कम रहा था। हिल्सा सीट पर आरजेडी प्रत्याशी को सिर्फ 12 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। कई सीटों पर 200, 500, 1000 वोट से नतीजे तय हुए थे। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार प्रशांत किशोर की पार्टी भी बड़ा फैक्टर बन सकती है। अनुमान है कि पी के हर सीट पर 1000 से 3000 वोट काट सकते हैं, जो करीबी मुकाबलों में निर्णायक हो सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सीट बंटवारे की राजनीति तेज हो गई है। महागठबंधन में अब तक 6 दल थे, राजद, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, वीआईपी और सीपीआईएमएल। अब इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा और एलजेपी पशुपति पारस गुट भी शामिल हो गए हैं। कुल 243 सीटों पर अब 8 दलों में बंटवारा करना होगा, जिससे सहमति बनाना मुश्किल हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक एलजेपी पारस गुट को 2-3 सीटें मिल सकती हैं, जिनमें से पारस और उनके बेटे चुनाव लड़ सकते हैं।
जेएमएम को बांका, मुंगेर और भागलपुर इलाके में सीटें दी जा सकती हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने साफ कहा कि सभी दलों को कुछ सीटें छोड़नी होंगी और गठबंधन के हिसाब से एडजस्ट करना होगा। इधर एनडीए में भी चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की मांगों से सीट बंटवारा चुनौती बन गया है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर फिर से मंदी का खतरा मंडरा रहा है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज के मुख्य अर्थशास्त्री मार्क जेंडी ने चेतावनी दी है कि अमेरिका अब मंदी के बिल्कुल करीब है। जेंडी का कहना है कि अमेरिका के जिन राज्यों का योगदान करीब 1/3 जीडीपी में है, वो या तो पहले से मंदी में है या जल्द ही उसमें फंस सकते हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात का असर सीधे आम लोगों पर पड़ेगा, महंगाई और ज्यादा बढ़ेगी, नौकरियों में अस्थिरता बढ़ेगी। जेंडी ने बताया कि उपभोक्ता खर्च 2008 की वैश्विक मंदी के बाद सबसे कमजोर स्तर पर है। इसके अलावा अमेरिकी टैरिफ, कंपनियों के घटते मुनाफे और हाउसिंग सेक्टर की मुश्किलें हालात को और खराब कर रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वरिष्ठ व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने एक बार फिर भारत पर हमला बोला। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए आरोप लगाया कि भारत रूस से तेल आयात कर सिर्फ मुनाफा कमा रहा है और इससे रूस यूक्रेन युद्ध को बढ़ावा मिल रहा है। लेकिन इस बार एक्स ने नवारो के दावे को हिपोक्रिटिकल बताकर फैक्ट चेक कर दिया। एक्स की नोट में कहा गया कि भारत का तेल आयात ऊर्जा सुरक्षा के लिए है और ये किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कानून या प्रतिबंध का उल्लंघन नहीं करता। साथ ही अमेरिका खुद भी रूस से यूरेनियम और अन्य सामान आयात कर रहा है, जो डबल स्टैंडर्ड को दिखाता है। नवारो ने पलटवार करते हुए एलन मस्क पर आरोप लगाया कि वो प्रोपेगेंडा चला रहे हैं और फैक्ट चेकिंग नोटिंग को कचरा बताया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि वो रूस पर जल्द ही नई पाबंदियां यानी सैंक्शंस लगा सकते हैं। व्हाइट हाउस में जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या वो एक और दौर की सैंक्शंस के लिए तैयार हैं, तो ट्रंप ने छोटा सा जवाब दिया, हाँ मैं तैयार हूँ। इस बयान से पहले ही अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा था कि रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर भी सख्ती करनी होगी। इस लिस्ट में भारत का नाम भी प्रमुख है। बेसेंट का कहना है कि रूस की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त किए बिना राष्ट्रपति पुतिन को शांति वार्ता के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। ये घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब अभी हाल ही में ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी ने मीडिया और सोशल मीडिया पर एक दूसरे की तारीफ की थी। अमेरिका ने नॉन इमिग्रेंट वीजा यानी NIV इंटरव्यू नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब आवेदकों को इंटरव्यू की तारीख सिर्फ अपने देश की नागरिकता या कानूनी निवास वाले देश में ही लेनी होगी। मतलब अब भारतीय नागरिक किसी दूसरे देश में जाकर जल्दी अपॉइंटमेंट नहीं ले पाएंगे। कोरोना काल में जब भारत में अपॉइंटमेंट की वेटिंग 3 साल तक थी, तब लोग विदेश जाकर जल्दी तारीख लेते थे। ये नियम अब सभी NIV पर लागू होगा, जैसे V1, B2, बिजनेस टूरिस्ट, स्टूडेंट, टेम्पररी वर्कर और मंगेतर वीजा। US ओपन टेनिस 2025 का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में इटली के जानिक सिनर को हरा दिया। अल्कराज ने मुकाबला 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 से जीता। इस जीत के साथ ही उन्होंने 6ठा ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम कर लिया। 22 साल के स्पेनिश खिलाड़ी अल्कराज अब फिर से दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं। ये जीत अल्कराज और सिनर की बड़ी राइवलरी को और भी रोमांचक बना रही है। दोनों इस साल लगातार तीसरे ग्रैंड स्लैम फाइनल में आमने सामने आए थे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.